हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में हम लोगों ने बेसिकली राउल्ट लॉ तक डिस्कस कर लिया था। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा लाइट चमक रहा है, उसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा चमक रहा है जिससे दिक्कत होता है। हाँ, अब समझते हैं। तो बेसिकली राउट लॉ तक हम पढ़ चुके थे। अब राउट लॉ के आगे चलते हैं। अब राउट लॉ के आगे किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान देना यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले समझना ये। देखो, आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट लॉ का पूरी तरीके से फॉलो करता है। मतलब जो राउल्ट लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होता है। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम मतलब आयतन, एंथैल्पी में दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। फिर दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो राउल्ट लॉ का पालन नहीं करता है, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वो हमारा नॉन आइडियल होता है। तो इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है बेटा वो जीरो नहीं होता है। तो यहां पर ये नॉट लगाना था, इसे कट करना था। आगे चलते हैं। अब हेनरी लॉ क्या कहता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हेनरी लॉ को किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो जो हेनरी लॉ होता है, पहले इसको समझो। देखो, जो हेनरी लॉ होता है ये क्या कहता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, अगर हम उस लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उस पे हमको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, और खास तौर पे ऐसा गैस जो उस लिक्विड में डिसॉल्व ही ना होता हो। तो यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो हम लोग लिक्विड में गैस डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जब प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अपना हेनरी लॉ कहता है। यहाँ पर P जो प्रेशर होता है, KH हमारा हेनरी कांस्टेंट होता है, X हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। अब हेनरी का कुछ एप्लीकेशन है। सबसे पहले इसको समझो। देखो, मैं समझाता हूं। जैसे अभी देखो, ध्यान से समझो। जैसे जो गोताखोर होते हैं, जब वो समुद्र के अंदर जाते हैं, जिसको हम लोग स्कूबा ड्राइवर भी कहते हैं, तो जब वो समुद्र के अंदर जाते थे तो उसमें क्या, अपने पीठ पर यहाँ पर एक सिलेंडर लेके जाते थे। अब वो सिलेंडर किस लिए लेके जाते थे, उसमें ऑक्सीजन गैस भरा होता था, साथ में नाइट्रोजन, पहले के टाइम बता रहा हूँ, नाइट्रोजन भी भरा होता था। तो उससे क्या होता था कि जब वो नीचे जाते थे तो उसको ऐसे पहन लेते थे। तो जब ऐसे पहनते थे तो पानी के अंदर, तो भाई हम लोग तो मछली है नहीं, हम लोग का तो स्पीसीज अलग होता है, हम लोग कार्डेटा से बिलोंग करते हैं, कार्डेटा में भी हम लोग अलग कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मछली के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर यहाँ पे गलफड़ा होता है, गिल्स होता है। तो यहां से क्या करता है, वो पानी में से ऑक्सीजन निकाल लेता है। लेकिन हम लोग के अंदर, तो हम लोग के बॉडी के अंदर से ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम लोग पानी के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लें। तो उस केस में क्या होता है बेटा, तो वहां पे हम लोग लेके जाते हैं, उसको ऐसे लगाते हैं, सिलेंडर से ऑक्सीजन हमको प्रॉपर मिलता रहता है और हम लोग आराम से पानी के अंदर रह सकते हैं। तो जब वो मान लो कोई प्राणी पानी के अंदर गया अपने पीठ पर वो गैस सिलेंडर लेकर के, तो उस केस में क्या होगा, जो सिलेंडर में ऑक्सीजन रहेगा वो तो मान लो हमारे ब्लड में गया, सांस लेंगे तो ब्लड में जाएगा, साथ में नाइट्रोजन भी गया। अब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में यानी हीमोग्लोबिन के साथ डिसॉल्व हो जाता है, रिएक्शन करता है, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन तो नहीं घुलता है। क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे पृथ्वी पे हैं, यहाँ से अगर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाता है अंदर, लेकिन नाइट्रोजन बाहर भी निकल जाता है क्योंकि ब्लड में नहीं घुल पाता। लेकिन वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है, पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है हमारे ऊपर कि वो नाइट्रोजन गैस भी बेटा घुलने लगता है, हमारे ब्लड में घुल जाता है। तो यहाँ पर देखो हेनरी का लॉ फॉलो हो गया। मतलब नाइट्रोजन गैस ब्लड में नहीं घुलता है, लेकिन वहां पर प्रेशर बढ़ने के कारण वो नाइट्रोजन गैस जो हमारे ब्लड में नहीं घुल रहा था, अब वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने के कारण घुल गया। तो उससे होता क्या है, उससे होता यह था कि जब गोताखोर पानी से बाहर आता था तो उस केस में क्या होता था कि जब वो पानी से बाहर आया तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में नहीं घुल पाता था, वो प्रेशर के कारण घुल गया था, तो वो बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो उससे सिर दर्द, हेडक, ऐसे तमाम प्रकार के बीमारी होने लगते हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट भी हो गया और यहाँ पे हेनरी लॉ भी फॉलो हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन मैं समझाता हूं। जैसे जो कोको कोला पेप्सी होता है या जो भी बियर का बोतल होता है, जब उसको से खोलते हैं तो उसमें से कुछ झाग वगैरह निकलता बड़ा तेज से।
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो हाई प्रेशर पे भरा जाता है, इसलिए कोको कोला में कार्बोनेटेड वाटर मिलाया जाता है जिसको H2CO3 बोलते हैं बेटा। तो ये भी हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, जो कि वहां पे डिसॉल्व नहीं होता, हाई प्रेशर पे उसको डाला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। तो ये हेनरी का एप्लीकेशन था। आगे चलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी जो विलेन यानी सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन में जो हमारे पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसके लिए मैंने फार्मूला लिख दिया है, इसमें न्यूमेरिकल लगेगा। दूसरा होता है एलिमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। जैसे मान लो हमारे पास कोई वोलाटाइल लिक्विड है जो बहुत अच्छा खासा वेपर बना रहा है, लेकिन उस वोलाटाइल लिक्विड में हम लोग नॉन वोलाटाइल क्या करते हैं, सॉल्यूट मिला दें, तो कहीं ना कहीं वो वेपर नहीं क्रिएट कर पाएगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल हमारा खूब वेपर बना रहा है, उस इथेनॉल में थोड़ा पानी मिला दो तो अब उतना अच्छा खासा वेपर नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इथेनॉल के कंपेयर में पानी वोलाटाइल नहीं होता है। आगे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी हो जाएगा, वाष्प दाब में कमी हो जाएगा। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। अब बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा इसको समझो। जैसे मान लो हमारे पास पानी है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। प्योर वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर तुम पानी में नमक मिला दोगे तो जो पानी पहले 100 डिग्री पे उबल रहा था, बॉयल हो रहा था, खौल रहा था, क्या अब वो पानी 100 डिग्री पे बॉयल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कहीं ना कहीं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उस नमक के कारण या उस चीनी के कारण जो उस पानी में मिलाया गया है। तो इससे क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जा रहा है, इसी को बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम लोग दाल पकाते हैं, तो दाल पकाते समय क्या करते हैं, उसमें नमक मिला देते हैं। तो नमक मिलाने से जब कुकर बंद कर दोगे तो पानी एक तो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा, और जब बॉयल होगा जितने टेम्परेचर पे उतने में दाल पक जाता है, इसको ध्यान देना। और अगर नॉर्मल केवल पानी में दाल पका रहे हो तो वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाता, इसको भी ध्यान देना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जैसे मान लो पानी है, ठीक है, तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कम करना चाहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए क्या करते हैं? जैसे पानी है, मान लो 0 डिग्री पे जम गया, तो पानी में क्या कर दो, कुछ मिला दो। यानी हम लोग सॉल्वेंट में क्या करेंगे, कुछ ऐसा सॉल्यूट मिलाएंगे जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसका भी फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। जो ऑस्मोसिस होता है यानी परासरण जिसको कहते हैं, इस क्रिया को रोकने के लिए सोल्यूशन के द्वारा यानी विलेन के द्वारा जो बाहर से दाब लगाया जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई इज इक्वल टू होता है सीआरटी, और यहाँ पे पाई इज इक्वल टू सी हमारा कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन मोल अपान में वॉल्यूम होता है, तो N2/V हो जाएगा, फिर RT हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस हमारा एक मतलब ऐसा प्रोसेस होता है किसमें होता क्या है, जो पार्टिकल होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब कण हमारे गति करेंगे उसके सहायता से, किसके? एसपीएम, जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, तो उस क्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे दो सॉल्यूशन हमारे हैं सेम टेम्परेचर पे, अगर दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब होता है समान होगा तो आइसोटोनिक है। और एक होता है हाइपो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जैसे दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन में क्या होगा? सेम टेम्परेचर पे होंगे, तो दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन का जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कम होगा, दूसरे का मान लो ज्यादा होगा। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, और जिसका ज्यादा होगा उसे हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो ये इनका मतलब होता है। आगे चलते हैं। एक यहाँ पे मैंने वान हाफ फैक्टर लिखा है। वान हाफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बेटा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास होता है यहाँ पे, उसके नीचे होता है एब नॉर्मल मोलर मास। अब इसमें कुछ करना नहीं, ज्यादा माइंड अपने को नहीं लगाना है, कुछ साल्ट वगैरह दे देता है तो उसके लिए आई यानी वान हाफ फैक्टर का मान पूछता है। तो तुमको साल्ट को तोड़ने आना चाहिए। जैसे अब NaCl के लिए
आई का मान पूछा है, यहाँ पे आई का मान अपन लिखेंगे। तो NaCl को तोड़ोगे तो कितना आयन मिलेगा, 2 मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस। तो इसके लिए आई का मान कितना होगा, 2 होगा। KCl के लिए तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 मिलेगा, K प्लस Cl माइनस। इसी तरीके से MgSO4 है, MgSO4 को तोड़ेंगे तो Mg प्लस में मिलेगा, Mg प्लस 2 रहेगा, SO4 माइनस 2। तो यहाँ पर भी 2 आयन मिल रहे हैं, तो इसके लिए आई का मान 2 हो जाएगा। अगर K2SO4 को तोड़ते हो तो K2SO4 को तोड़ने पे 2K प्लस हो जाएगा, SO4 माइनस 2 में टूटेगा। तो कितने आयन मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 आयन मिल रहे हैं, तो इसके लिए आई का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चलता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अब तुम्हारा पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने 2-3 न्यूमेरिकल भी लगवा दिया है, तो तुम लोग पहले इसको देखो। बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। हालांकि हेनरी लॉ भी अपने बोर्ड में आता है, राउल्ट लॉ भी आता है, तो इसको भी फोकस करना तुम लोग, इसको भी याद करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।